हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो हम लोग आज भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। पहले दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो है भौतिक अधिशोषण का है और दूसरा कॉलम जो है वो रासायनिक अधिशोषण का है। पहला जो अंतर हम लोग लिखेंगे भौतिक और रासायनिक में, तो पहला अंतर तो हम लोग जैसा कि बात करते हैं परिभाषा वगैरह जो पॉइंट रहता है पहले हम उसी को मेंशन करते हैं। पहला भौतिक अधिशोषण जो होगा, यहाँ पर परमाणुओं को जो अवशोषित करने वाले पदार्थ है, मतलब ठोस की बाह्य सतह पर जो गैस अधिशोषित हो रहा है, तो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच जो आकर्षण बल रहता है वो यहाँ पर दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसको हम वंडर वाल्स आकर्षण बल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल आकर्षण बल, ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं वांडर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। तो जब भौतिक अधिशोषण होगा तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसे हम वंडर वाल्स आकर्षण बल भी कहते हैं। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण हो रहा है तो यहाँ पर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसको हम रासायनिक आकर्षण बल भी बोलते हैं। तो यहाँ अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिखेंगे रासायनिक आकर्षण बल पाया जाता है। ये हम पहला डिफरेंस लिखते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक में। पहले में वाले में यहाँ पर अगर भौतिक है तो दुर्बल आकर्षण बल होगा, लेकिन रासायनिक वाले में प्रबल आकर्षण बल होगा। दूसरा डिफरेंस है भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है उसके लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की जो प्रोसेस होगी वहां पर उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो दूसरा पॉइंट है यह निम्न ताप में होता है, और यहां लिखेंगे यह उच्च ताप में होता है या घटित होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड, यहां कम एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है इसको आकर्षण ऊष्मा भी बोलते हैं, की आवश्यकता होती है। कम एंथैल्पी की आवश्यकता होगी और ये मान जो रहता है यह 20 to 40 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ अधिक एंथैल्पी की आवश्यकता
होती है, वैल्यू कितना होता है 42,400 किलो जूल पर मोल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट भौतिक अधिशोषण होगा तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा का मान जो होगा ये कम होता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। और यहां हम बात कर रहे हैं सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। सक्रियण ऊर्जा मतलब समझ में आ रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जो गैस ठोस के सतह पर अधिशोषित होने वाले हैं तो उसको आकर्षित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भौतिक अधिशोषण की। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। और यहां लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो इस तरह से 5 जो अंतर है वो याद कर सकते हैं। अब चाहो इसका आंसर बढ़ाना तो एक एक नीचे क्या लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे तो जो अभी 5 डिफरेंस लिखे हैं वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण का याद होगा 4 कौल में अमोनिया का अधिशोषण, और वहां लिखेंगे प्लेटिनम प्लेट में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का अधिशोषण लिखेंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक, या ऑक्सीजन का टंगस्टन प्लेट W वाले में अधिशोषण वो लिख सकते हैं वहां पर। और जंतु चारकोल में विभिन्न गैसों का अधिशोषण, ऐसा करके यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक एक उदाहरण लिखेंगे तो इसका जो पॉइंट है 5 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड लिखते हैं। ठीक है। मतलब ठोस में गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहले कारक का नाम लिख रहे हैं, फिर एक एक करके उनको हम डील करेंगे। पहला हम लोगों को देखना है इसमें प्रभावित करने वाले कारक में, ये है गैसों की प्रकृति देखना है। गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, या फिर गैस चूंकि यहां पर क्या है अधिशोष्य है। ठीक है। तो अधिशोष्य की प्रकृति भी लिख सकते हैं। दूसरा यहां पर हम लोगों को जो फैक्टर देखना है ये है अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, या फिर हम लोग इसके लिए शॉर्ट में लिखना चाहें तो ठोस की प्रकृति लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ गैस अधिशोष्य है तो या तो अधिशोष्य लिखें या ठोस लिखें, दोनों एक एक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बुक में ऐसे ही मेंशन किया है जो याद करने में सरल होगा। अगर गैस की प्रकृति लिखें मतलब ये क्या हो गया अधिशोष्य, दूसरा पॉइंट तो हम लोग अधिशोषक वैसे भी लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं ठोस की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसकी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट। ठीक है। ठोस के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है या कितना क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग वहां पर गैसों का अधिशोषण कितना होगा या ये किस तरह से प्रभावित करेगा ये देखेंगे। चौथा पॉइंट हम लोगों को देखना है ताप, और पांचवा पॉइंट हम लोगों को देखना है कौन सा, दाब देखना है। क्लियर है। तो ये 5 फैक्टर हम लोगों को देखना है, कौन कौन सा, गैसों की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, ठोस के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
ताप और दाब, ये 5 फैक्टर हम लोगों को देखना है। नेचर ऑफ गैसेस या एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सॉलिड और टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम लोगों को 5 फैक्टर्स या 5 कारक हम लोगों को देखना है जो अधिशोषक को प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट इसमें से हम लोगों को लेना है, फर्स्ट कौन सा है, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति के लिए हम लोग सिंपल ये बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा गैस है जो आसानी से द्रवीकरण हो जाता है, जिसका लिक्विफिकेशन या लिक्विफाइड जो जल्दी से हो जाएगा, द्रवीकरण या द्रवीकृत बोलते हैं, जो आसानी से होगा, उन गैसों का अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिनका द्रवीकरण सरल नहीं होगा, आसानी से उसको हम द्रव अवस्था में कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते, उन गैसों का अधिशोषण क्या होगा, कठिन होगा, आसान नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे गैस जो आसानी से द्रवीकृत हो जाते हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है, अधिक होता है। अब द्रवीकृत जो रहता है यह डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रांतिक ताप पर बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा लाइन लिखना, क्रांतिक ताप अधिक होने पर देर से द्रवीकृत होते हैं। ये हिंट लिख लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब वह टेम्परेचर जिसमें कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, अगर ये अधिक होगा तो वो देर से एक द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू कम होगा, वो आसानी से या जल्दी से द्रव में परिवर्तित होगा, ये है। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, एक मैं ले रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड, एक ले रहा हूं अमोनिया, एक ले रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन और एक है हीलियम। अब इन गैस में अगर हम लोगों को ये बात करना है कि इनमें से सबसे पहले किसका अधिशोषण होगा, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे 2 भाग में। एक ऐसा जो आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी गैस, और जो आसानी से आयनित नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवी गैस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 जो रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवी गैस या फिर पोलर गैस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलर गैस बोलते हैं। और जो ये गैस हैं जिसमें सेम टाइप का दिख रहा होगा, वो आसानी से ध्रुवीकृत नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे अध्रुवी या नॉन पोलर बोलेंगे। अब इधर देखिएगा, अगर मैं ध्रुवी और अध्रुवी की बात करूं तो पहले जो ध्रुवी वाला रहेगा वो द्रवीकृत आसानी से होगा, अर्थात इसका अधिशोषण जो होगा अध्रुवी की तुलना में जल्दी होगा। ये पहला पॉइंट याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 जो रहेगा, इस 3 की तुलना में पहले ये क्या होगा, अधिशोषित होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों को इसमें याद रखना है वो ये है कि अगर किसी भी गैस का आणविक भार यहां से जो दिख रहा है, ये अगर इसका वेट जो है अगर ज्यादा होगा तो वो पहले क्या होगा, अधिशोषित होगा, और जो हल्की गैस होगा जिसका भार कम होगा वो उसकी तुलना में क्या होगा, बाद में अवशोषित होगा, ठीक है। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो बताओ इन तीनों में वेट किसका होगा सबसे ज्यादा, कैलकुलेट करो, इन तीनों में वेट किसका ज्यादा होगा। सल्फर का होता है 16 दूनी 32 हो गया। ऑक्सीजन का होता है क्रमांक 8, मतलब वेट हो गया 16।
तो 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 हो गया। तो 32 32 कितना हो गया 64। यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का कितना है 14 हो गया, 7 क्रमांक है तो भार कितना हो गया 14, और हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, और कार्बन का कितना हो गया 12, 16 और 12 कितना हो गया 28 हो गया। मतलब अगर इन तीनों की मैं अगर वेट के हिसाब से लिखूं तो सबसे पहले कौन सा आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर आएगा कौन सा अमोनिया। ऐसे आएगा, तीनों का क्रम यही होगा। तो इन तीनों में सबसे पहले अधिशोषण किसका होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, फिर अधिशोषण किसका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लास्ट में किसका होगा अमोनिया। अगर ये तीनों मिक्स है, कोई भी वायु ऐसा है जिसमें तीनों मिक्स है, तो सबसे पहले किसका अधिशोषण होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये समझ में आया। अब इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा वेट किसका है, यहाँ पर वेट किसका है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, है ना, 14 दूनी 28 हो गया। और हाँ, इनका इधर मिक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ध्रुवी वाले है, ध्रुवी का हमेशा ज्यादा होगा और अध्रुवी का कम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा इन तीनों में नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे वेट जो रहेगा हीलियम का आएगा 4 होगा, और इसका 2 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो। लेकिन यहाँ पर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम जो है समूह 18 के तत्व है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अब अगर वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है तो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स उसको आकर्षित कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो पहले ही सेटिस्फाई है वाला। तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में अधिशोषित होगा। तो इन तीनों में पहले कौन होगा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे क्या होगा हीलियम। तो यहां से क्रम हो जाएगा कौन सा नाइट्रोजन, फिर क्रम में आएगा हाइड्रोजन, और लास्ट में आएगा हीलियम। ये है इसके अधिशोषण का क्रम है, बन जाएगा। अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक पे डिपेंड करता है कि कौन से पदार्थ कितनी आसानी से अधिशोषित होगा या कौन से पदार्थ कितनी देरी से अधिशोषित होगा। जैसे मैं 2 अधिशोषक की बात कर रहा हूं, एक है चारकोल और दूसरा मैं बात कर रहा हूं यहां पे वो है कोई भी धातु ले रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर चारकोल है तो यहां पर पोलर गैसें जो रहेंगे उसका अधिशोषण पहले होगा, और जो नॉन पोलर गैसें रहेंगे उसकी अधिशोषण बाद में होगा। मतलब जो ध्रुवी गैस होगा, ध्रुवी गैस उनका अधिशोषण पहले होगा, और अध्रुवी जो रहेगा इनका अधिशोषण बाद में होगा। अगर धातु है तो इस केस में ये जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अध्रुवी जो गैस होगा वो पहले अधिशोषित होगा, और जो ध्रुवी गैस होगा वो क्या होगा बाद में होगा। ध्रुवी गैस और अध्रुवी गैस मतलब समझ रहे हो, जैसे जो आयनित हो जाए, जैसे मैं मान के चलो HCl ले रहा हूं तो ये ऐसा H+ और Cl- में आसानी से क्या हो जाता है आयनित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोलर या ध्रुवी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं Cl2 लिया तो क्या ये Cl+ और Cl- ऐसा टूटता है, ये नहीं टूटता है ना, दोनों क्लोरीन प्लस हो सकते हैं क्या, नहीं होता है। तो उस केस में ये अब क्या हो गया अध्रुवी हो गया। समझ में है, जो प्लस या माइनस आयन में नहीं टूटता है वो अध्रुवी, और जो टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं ध्रुवी। तो ऐसे गैस में भी हम लोग ले रहे हैं, जितने भी गैसेस हैं उन गैसों को हम लोग देखते हैं कि अगर वो ऐसा प्लस और माइनस वाले में टूट सकता है तो वो किस में आएगा ध्रुवी में, और नहीं टूटेगा तो अध्रुवी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिशोषक की प्रकृति में हम लोग 2 अधिशोषक लिए, एक चारकोल और एक धातु की प्लेट लिए। जैसे प्लेटिनम की प्लेट में हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन कर रहे थे तो वो प्लेटिनम क्या हो गया धातु में आ गया। ठीक है, इस तरह से, और एक चारकोल वाला ले रहे थे तो सेम ये हो गया। तो अगर चारकोल है तो ध्रुवी गैस पहले अधिशोषित होगा, और अगर धातु है तो अध्रुवी गैस जो होगा वो पहले अधिशोषित होगा। क्लियर है। सेकंड के बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड कौन सा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, या हम इसको बोल रहे हैं ठोस के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं x/m से, जहां पर m जो है ये अधिशोषक की द्रव्यमान होगा और ये है अधिशोष्य की मात्रा, मतलब गैस कितना अधिशोषित हुआ उसकी मात्रा x, और जिस ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रहा है उसका भार को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ x/m को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठोस के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही बोल रहे हैं यहाँ पर, ये समझिए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें किस तरह से यह अधिशोषण को प्रभावित करेगा, तो अगर क्षेत्रफल या x/m का मान अधिक होगा तब अधिशोषण भी क्या होगा, अधिशोषण भी अधिक होगा, ठीक है। देखिए कैसे, सपोज मैं मान के चल रहा हूं एक सॉलिड लिया, ठीक है, ये एक सॉलिड लिया, ठोस पदार्थ लिया। अब इसी को मैं क्या कर दिया, ऐसा छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, ऐसा, ये इस तरह से। और एक बार मैं क्या किया, और बहुत छोटे छोटे बारीक चूर्ण जैसे में ये इस तरह से छोटा छोटे करूंगा तो और बहुत सारा होगा, ये ऐसा मैं बहुत सारे छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ऐसा, ये इस तरह से। 3 कंडीशन लिए, पहले में एक सिंगल लिए, उसको फिर दूसरे कंडीशन में 5-6 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद और बहुत सारे बारीक चूर्ण जैसे में डिवाइड कर दिया। अब इस केस में हम लोग अगर पहले सरफेस एरिया देख रहे हैं तो बताओ जो गैस अवशोषित होने वाले हैं उसको यहां पर जगह ज्यादा मिलेगा कि यहां ज्यादा जगह मिलेगा या फिर यहां ज्यादा जगह मिलेगा, बताओ कहां जगह ज्यादा दिख रहा है, इस वाले में उसको क्या है, रिएक्ट करने के लिए जगह ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसकी सरफेस एरिया क्षेत्रफल को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अधिशोषण होगा। मतलब इस केस में यहां पर अगर मान के चल रहे हैं ये प्लेट क्या है, प्लेटिनम है, ये इस तरह से, तो अगर मैं इनमें हाइड्रोजन गैस पास करा रहा हूं या आपतित कर रहा हूं ये इस तरह से, तो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा अधिशोषण कहां पर होगा, थर्ड केस में होगा, ठीक है, ये दिख रहा है सिंबल, यहां पर क्या होगा, अधिशोषण सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पर होगा और फिर लास्ट में यहां पर। मतलब जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, अधिशोषण होगा। क्लियर है, अगर सरफेस एरिया का मान कम होते जाएगा तो अधिशोषण भी कम होगा। इसका रीजन वही बताते हैं, देखिए ये प्लेटिनम जो प्लेट है इधर से भी हाइड्रोजन गैस को अट्रैक्ट कर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं सेंटर वाला जो रहता है ये कॉर्नर वाले प्लेटिनम से क्या होगा, सेटिस्फाई रहता है, तो ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ रिएक्ट कौन कर रहा है, केवल कॉर्नर वाला कर रहा है। लेकिन जब इसी को तोड़ रहे हैं, सबको अलग अलग करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसलिए जब वो बारीक चूर्ण जैसे होगा तो वहां पर अधिशोषण ज्यादा होगा। अब बीच में रहेगा तो फिर से यहाँ का सेंटर वाला नहीं करेगा, कॉर्नर का करेगा, तो यहाँ पर इसकी तुलना में कम होगा लेकिन इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है।